हिंदी शिक्षण कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ 1। पाठ का नाम है ध्वनि। इस कविता के रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए सबसे पहले इस कविता का वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 के ध्वनि नामक पाठ से अवतरित है। इस कविता की रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प में तंद्रालस, तंद्रालय लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, हैं मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। वह दृढ़ विश्वास रखता है और वह जीवन में कुछ करने की इच्छा रखता है। इसी भावना को अपनी इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। हिंदी व्याख्या या हिंदी भावार्थ। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी ही बसंत का आगमन हुआ है। देखो जिस प्रकार बसंत में चारों ओर पेड़ पौधों पर नए नए हरे हरे पत्ते, डालियाँ, नई कलियाँ और कोमल तने आदि प्रस्फुटित हो जाते हैं, तो चारों ओर सुंदर एक नवीनता दृष्टिगोचर होती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर नवीन उल्लास, नव जीवन दिखाई देता है। मेरे जीवन में भी बसंत का आगमन हुआ है, नई आशाएं हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। कवि कहता है कि मैं सपने में कोमल हाथों से सोती हुई निंद्रित या अलसाई कलियों को अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उन्हें जागृत करूंगा, अर्थात अपनी कोमल भावनाओं को जगाऊंगा और नवीन आशाओं का संचार करूंगा। जीवन में जीने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। वह बसंत से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। फूलों में इच्छा जागृत कर उन्हें नींद से जागृत करूंगा, जगा दूंगा। अर्थात कवि कहता है मैं अपने नवजीवन के उल्लास के द्वारा उसे सहर्ष खींचकर पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अर्थात वह नवजीवन में उल्लास द्वारा अमृत से सहर्ष खींचकर उसका सिंचन कर दूंगा, उसे अभिषिक्त कर दूंगा, उन्हें विकसित कर आगे का मार्ग दिखाऊंगा। कवि कहता है कि मेरी आकांक्षाओं में, मेरे जीवन में कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति है, उनका अंत नहीं होगा। मैं आशावान हूँ, इसलिए मैं जीवन जीने की इच्छा रखता हूँ। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं जीना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं बसंत के द्वारा संसार में कुछ नया परिवर्तन करके दिखा दूंगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार से
इस कविता का ये अर्थ होता है। इस कविता को आप ठीक से पढ़कर उसका भावार्थ समझ लें। संदर्भ और प्रसंग मैंने बता दिया है। संदर्भ वही है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 के ध्वनि नामक पाठ से अवतरित हैं। इस कविता के रचयिता कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग, इस कविता में कवि जीने की इच्छा रखता है और वह कहता है अभी उसका अंत नहीं होगा, और वह बसंत से प्रेरणा प्राप्त करता है और उसके जीवन में कुछ कर गुजरने की काफ़ी आशाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। एक बार पुनः इसका पाठ कर लेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात माने शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर माने हाथ, मैं अपने स्वप्न में मृदुल कोमल करों से, हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित अलसाई कलियों पर कोमल हाथ का स्पर्श करूंगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और एक मनोहर प्रातःकाल का उदय होगा। प्रत्यूष माने प्रातःकाल। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का सहर्ष अमृत सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार बहुत ही भावपूर्ण सरस ये कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। एक बहुत प्रसिद्ध छायावादी कवि रहे हैं और बहुत ही सुंदर उनकी कविताएं हैं, और जीवन में जीने की प्रेरणा देती हुई ये कविता हमारे लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है। अब इसके कठिन शब्दार्थ आप देखेंगे। कठिन शब्दार्थ लिखें अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर, और उन्हें कंठस्थ करें। पहले शब्दार्थों पर ध्यान दें, तभी आपको सही अर्थ समझ में आएगा। अब इस कविता का मूल भाव क्या है, या कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखने को आए तो किस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न, कविता ध्वनि, इसके रचयिता कौन हैं? उत्तर, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि बसंत ऋतु के माध्यम से मानव मन की इच्छा शक्ति और अपनी इच्छाओं के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। वह अपने मन में दृढ़ विश्वास रखता है और कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन रूपी वन में मृदुल बसंत का अभी जल्दी में ही आगमन हुआ है, इसलिए उसका अंत नहीं होगा। बसंत ऋतु जिस प्रकार मनोहर होती है, सर्वोर नए नए पेड़ पौधों पर एक नवजीवन छा जाता है, नई कलियां, नई कोपलें निकलती हैं और नई जीवन की संचार की चारों ओर झलक दिखाई देती है, नवीन उल्लास दिखाई देता है। वैसे ही मेरे जीवन में भी नई आशाओं का संचार हो रहा है, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। कवि कहता है कि हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां, कोमल शरीर वाले, कोमल तने वाले ये वृक्ष सब ओर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कवि कहता है कि मैं सपने में अपने कोमल हाथों के स्पर्श से सोती या उनींदी अलसाई कलियों को स्पर्श कर उन्हें जागृत कर दूंगा। फलों फूलों में इच्छा जागृत कर उन्हें निद्रा से जगा दूंगा, और अपने नवजीवन में नवीन उल्लास से, अपने अमृत से, प्रेम के अमृत से उसे सहर्ष सींच कर उन्हें आशावान कर दूंगा, नवजीवन दूंगा, उन्हें विकसित करूंगा। मेरी आकांक्षाओं, मेरी आशाओं और मेरे जीवन में कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति का कभी अंत नहीं होगा। अब कठिन शब्दार्थ देखिए। ध्वनि, ध्वनि माने आवाज, ध्वनि आवाज। मृदुल, मृदुल माने कोमल। पात अर्थात पत्ते। गात माने शरीर, गात माने शरीर। स्वप्न, स्वप्न माने सपना, जिसे अंग्रेजी में ड्रीम कहते हैं। फेरूंगा, हटाऊंगा।
निद्रित, निद्रित माने सोई हुई, नींद में। प्रत्यूष माने प्रातःकाल, भोर। प्रत्यूष माने प्रातःकाल, मॉर्निंग टाइम। मनोहर माने मन को लुभाने वाला, मनोहर या मन को अच्छा लगने वाला। मनोहर माने मन को अच्छा लगने वाला। तंद्रालस माने नींद से अलसाया हुआ, तंद्रालस। तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस माने नींद से अलसाया हुआ। नींद से पूर्व की जो अवस्था होती है सोने से पहले की, उसे तंद्रालस कहते हैं। लालसा, इच्छा, कुछ पाने की चाह, या लालसा माने अभिलाषा। सहर्ष माने प्रसन्नता से, हर्ष सहित। द्वार माने दरवाजा, द्वार माने दरवाजा। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। इस प्रकार से इन कठिन शब्दों को लिखेंगे अपनी नोटबुक पर और 2 कॉलम बनाएंगे, एक और शब्द एक और अर्थ, और उन्हें साफ स्वच्छ हैंड राइटिंग में लिखें। अपनी राइटिंग का ध्यान रखना है, लेख का ध्यान रखें। अक्षरों का आकार और अनुपात बनाकर यदि आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी बालक की राइटिंग खराब नहीं होगी। अब अगला प्रश्न है कविता से, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि जिसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि जिसका अंत अभी नहीं होगा? बताइए। तो इसका उत्तर है, कवि को अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और बसंत के आगमन के कारण विश्वास है, उसे अपने पर विश्वास है, उसका दृढ़ संकल्प है, और बसंत ऋतु के आगमन के कारण उसे विश्वास है, उससे उसे प्रेरणा मिलती है। प्रकृति से वह सीख रहा है, प्रकृति से प्रेरणा पा रहा है कि देखो मुरझाए फूल फिर से, पौधों पर फिर से रौनक आ गई है, पेड़ पौधों में नया जीवन का संचार हो गया है। मुरझाए से, सिकुड़े से पड़े पेड़ पौधे अब फिर से नवीन पुष्पित और पल्लवित होते हैं। तो वह प्रकृति से सीख लेता है। कवि कहता है कि देखो बसंत ऋतु के आगमन से पूरी प्रकृति में नव जीवन, नव उल्लास का संचार हो गया। इसी प्रकार मेरे जीवन में भी अब नई आशाओं का संचार हो गया है। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अच्छा करने की शक्ति मन में विचलित हो रही है। मैं उन इच्छाओं को पूर्ण करूँगा, कामनाओं को पूर्ण करूँगा, कुछ करूँगा अच्छा। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी, मेरे मन में भी बसंत का आगमन हो चुका है। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को विकसित करने के लिए कवि कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए कवि ने। वह निद्रित कलियों पर अपने हाथों का स्पर्श कर उन्हें जगाएगा। निद्रित सोई कलियों को अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उन्हें जगाएगा। वह पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लेगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, जो नींद से अलसाई हुई अवस्था होती है, उसे दूर कर देगा। फूलों से तंद्रालस खींच लेगा और फूल खिल उठेंगे, मुस्कुरा उठेंगे। वह उन्हें जल से सींचेगा, वह उन्हें जल से सींचेगा। इस प्रकार से ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो कवि उन फूलों को विकसित करने के लिए प्रयास करता है। इन्हें अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखिएगा और लिखने के साथ इन्हें ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और याद करें। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर याद करना है और जब तक याद ना हो उसे पुनरअभ्यास करते रहें। जब तक समझ में ना आए तब तक उसका पुनरअभ्यास करें, पुनरावृत्ति करें, तब आगे बढ़ें। धीमे धीमे गति से निरंतर अभ्यास को जारी रखें। इससे आपकी अध्ययन करने की शक्ति का भी विकास होगा और आप अपने याद किए हुए विषय को भूलेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर लिखें, समझें
कभी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए अवस्थाएं हैं निद्रा तंद्रा, निद्रा तंद्रा आलस्य, ये अवस्थाएं होती हैं। निद्रा पूर्णतः नींद आना, और तंद्रा जब नींद में आने की स्थिति होने लगती है तो तंद्रा कहते हैं उसे। ऋतु परिवर्तन से मनुष्य की दिनचर्या पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? प्रश्न है ऋतु परिवर्तन का गहरा प्रभाव। तो ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हम इस बात से देख सकते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या पर ऋतुओं के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। हमारा रहन सहन, खान पान, हमारे वस्त्र, कपड़े आदि गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतुओं के परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, और वैसे ही हम कपड़े और खान पान में परिवर्तन लाते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठंडे मौसम में हमें गर्म चीज़ें खाना पसंद होता है और अनुकूल होता है। साथ ही जाड़ों के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमें सर्दी से बचाव हो सके। सर्दी के बचाव के लिए हम विभिन्न गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और भोजन में भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे हमारे अंदर ऊष्मा बने। दूसरा, गर्मी के मौसम में हम ठंडे और हवादार स्थान पर रहना पसंद करते हैं, और हमें खाने में ठंडी चीज़ें और ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे मट्ठा है, दही है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी प्रयोग करते हैं। ठंडा शरबत, ठंडा पानी, बर्फ़ का प्रयोग भी करते हैं। इसी प्रकार से हमें मौसम के अनुकूल ठंडे हल्के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, और वर्षा ऋतु से बचने के लिए हमें छाता, रेनकोट आदि की आवश्यकता पड़ती है, और हम अपना बचाव करते हैं। वर्षा के समय में अनेक प्रकार के बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों की भरमार हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी बीमारियों से भी बचाव का प्रयोग और उनसे बचाव के अनेक प्रकार के उपयोग में लाने वाली चीज़ें अपनाते हैं। हर मौसम में स्वच्छता का ही ध्यान रखना पड़ता है, और साथ ही खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहे, इसके लिए हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए संपूर्ण दिनचर्या को ठीक से व्यवस्थित रखना है। चाहे हम विद्यार्थी हैं, घर पर हैं, या किसी अन्य स्थान पर कार्य करते हैं, या बालक, वृद्ध या युवा हैं, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत ऋतु में आने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार आपका होली। होली होता है बसंत ऋतु का प्रमुख त्यौहार होली। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और कुछ लोग इस त्यौहार पर क्या क्या बुराइयां ले आते हैं, हमें उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, त्यौहार को किस प्रकार मेल, प्रेम और सद्भाव के साथ मनाते हैं, इनके पीछे धार्मिक महत्व भी है। तो हमें इन सब बातों को इस निबंध में लिखना है। और मुख्य तिथि कब होती है, तो होली पूर्णतः सही रूप में किस प्रकार मनाते हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न और उनके उत्तर हैं। आप इनमें आप यथा संभव आप अपने शब्दों में यानी अपना प्रश्न का उत्तर बनाकर भी लिख सकते हैं, और आप इनको पढ़कर समझकर ठीक प्रकार से उनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। कविता को पढ़ें और उसे कंठस्थ करें। इस कविता की एक्टिविटी दी गई है। इस पाठ को, इस कविता को पूरे पेज पर सावधानी से सुंदर राइटिंग में लिखना है। कुछ बड़े अक्षरों में लिखें पूरी कविता, और नीचे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचयिता का नाम डालेंगे। कलरफुल करें, सुंदर राइटिंग रखें, और उसके बाद चारों ओर जो भी स्थान बचता है
उसे सुंदर यथासंभव यथोचित रूप से डेकोरेट करना है। ये एक्टिविटी है आपकी, इसे पूर्ण करें। इसके आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनके मार्क्स दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये पाठ पूर्ण करना है। धन्यवाद।